नमस्कार साथियों। ओनली जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है साथियों। इस समय अध्ययन कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम की बुक नागरिक शास्त्र, जो हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी के लिए है। तो इसकी 7 क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। आज हमारी 8वीं क्लास है। आज का जो चैप्टर दिया है वो अधिकार, स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय है। आज का प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर पहला 248। किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिसकी वह रक्षा करता है। यह कथन किसका है? तो प्रश्न नंबर 248 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लास्की का। हेरल्ड जे लास्की ने अधिकारों के उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत को एक नया मोड़ देने का प्रयत्न किया है। लास्की के अनुसार किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिनकी वह रक्षा करता है। लास्की ने नकारात्मक अधिकारों के साथ साथ सकारात्मक अधिकारों की उचित व्यवस्था पर बल दिया है। प्रश्न नंबर 249 दिया है, निम्न में किस विचारक के अनुसार स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? तो प्रश्न नंबर 249 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एफ ए हेयक। एफ ए हेयक ने अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी सिद्धांत माना है। हेयक के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न योग्यताएं व निपुणताएं पाई जाती हैं। कानून के समक्ष समानता का नियम लागू करने पर आय और संपदा की विषमता इस स्थिति का स्वाभाविक परिणाम होगी। हेयक का मत है, किसी को भी स्वतंत्रता न देने से अच्छा यह है कि कुछ लोगों को ही स्वतंत्रता दी जाए और सब लोगों को थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता देने से अच्छा यह है कि कुछ लोगों को पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए, चाहे बाकी लोगों के हिस्से में कुछ भी ना आए। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 250। जब तक राज्य बना रहता है जब तक राज्य बना रहता है तब तक स्वतंत्रता का वह अस्तित्व नहीं रहता। जहां स्वतंत्रता विद्यमान रहती है वहां राज्य का अस्तित्व नहीं होगा। यह कथन किसका है? तो प्रश्न नंबर 250 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन का। लेनिन का कथन है कि जब तक राज्य बना रहता है तब तक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता है। जहां स्वतंत्रता विद्यमान रहती है वहां राज्य का अस्तित्व नहीं होगा। लेनिन ने सुझाव दिया कि 20वीं शताब्दी में अल्प विकसित राष्ट्रों को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में साम्राज्यवाद के विरुद्ध वही भूमिका संभाल लेनी चाहिए जो पूंजीवादी देशों में पूंजीवाद के विरुद्ध सर्वहारा वर्ग को संभालनी है। प्रश्न नंबर 251 दिया है, स्वतंत्रता का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? स्वतंत्रता का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 251 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य उस स्वतंत्रता से है जो राज्य की स्थापना से पूर्व से पूर्व भी प्रकृति की ओर ले
उस स्वतंत्रता से है जो राज्य की स्थापना से पूर्व भी प्रकृति की ओर से लोगों को प्राप्त थी। यह हाब्स द्वारा वर्णित इच्छांधता स्वच्छंदता से संबंधित जंगल की आजादी का दूसरा नाम है। इसका अर्थ मानव के कृत्यों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का न होना। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 252। किसने कहा स्वतंत्रता अतिशय शासन का विपर्याय है? किसने कहा स्वतंत्रता अतिशय शासन का विपर्याय है? तो प्रश्न नंबर 252 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सीले का। सीले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशय शासन का विपर्याय है। अर्नेस्ट बार्कर ने स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लेख कांट के इस कथन के आधार पर किया कि विवेकशील प्रकृति अपने आप में साध्य होती है। इसके अनुसार स्वतंत्रता बाधाओं का अभाव नहीं अपितु सुविधाओं की उपस्थिति है। प्रश्न नंबर 253 दिया है, निम्न में से किस विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता को पूरक माना है? तो प्रश्न नंबर 253 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मैकाइवर ने। मैकाइवर ने स्वतंत्रता तथा समानता को पूरक माना है। मैकाइवर, लास्की, ग्रीन, बार्कर सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है युक्ति युक्त बंधनों की उपस्थिति तथा राज्य एवं व्यक्ति में किसी प्रकार का विरोध नहीं होता है। एक्टन तथा टॉकविले ने स्वतंत्रता एवं समानता में परस्पर विरोध बताया है। प्रश्न नंबर 254 दिया है, निम्नांकित में से कौन से विद्वान ने जॉन रॉल्स के चिंतन को ग्लेडस्टनवादी एवं स्पेंसरवादी माना है? निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने जॉन रॉल्स के चिंतन को ग्लेडस्टनवादी एवं स्पेंसरवादी माना है? तो प्रश्न नंबर 254 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रायन वेरी ने। जॉन रॉल्स ने 1950 में लिखना प्रारंभ किया और उनका तात्विक रूप से प्रथम विचार न्याय उचितता के रूप में सबसे पहले 1957 में प्रकाशित हुआ। इसी विचार को आगे रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत के आधार के रूप में मान्यता दिया। उल्लेखनीय है कि ब्रायन वेरी ने जॉन रॉल्स के चिंतन को ग्ले ग्लेडस्टनवादी एवं स्पेंसरवादी माना है। ब्रायन वेरी ब्रिटिश अमेरिकी मानव भूगोलवेत्ता और शहर तथा क्षेत्रीय योजनाकार हैं। प्रश्न नंबर 255 दिया है, विल किमालिका किन अधिकारों की अग्रदूत है? तो प्रश्न नंबर 255 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक अधिकार का। अधिकारों का अर्थ सामान्यतः व्यक्ति की उन मांगों अथवा दावों से है जिन्हें समाज स्वीकार करता है व राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। अधिकारों के बिना मानव अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। बिल
किमलिका ने सांस्कृतिक अधिकारों का समर्थन किया है। किमलिका के अनुसार राष्ट्र राज्य में संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, इसलिए समाज में अल्पसंख्यकों की संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता है। किम किमलिका ने अल्पसंख्यकों के लिए 3 विशेष अधिकारों का समर्थन किया है। नंबर 1 सांस्कृतिक अधिकार, नंबर 2 स्वशासन का अधिकार और नंबर 3 विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार। प्रश्न नंबर 256 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रश्न नंबर 256 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। व्यक्ति को अधिकार उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास एवं संपूर्ण समाज के सामूहिक हित के लिए प्रदान किए जाते हैं। अतः यह आवश्यक होता है कि अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए कि व्यक्ति की स्वयं की उन्नति के साथ साथ समाज की भी उन्नति हो। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से अधिकारों का उपयोग करता है कि अन्य व्यक्तियों का संपूर्ण समाज के हित साधन में बाधा पहुंचाती है, तो व्यक्ति के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 257 दिया है, सामाजिक न्याय का लक्ष्य है। तो प्रश्न नंबर 257 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक हित। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का होना जिसमें बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समाज में समान अवसर एवं सुख सुविधा उपलब्ध हो। धर्म, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान, अमीरी, गरीबी, वंश इत्यादि के आधार पर किसी को समाज में नीचा ना देखना पड़े और ना ही इन आधारों पर समाज में व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में रुकावटें आए। प्रश्न नंबर 258 दिया है, वर्तमान समय में बन रही सर्वसम्मति के अनुसार स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से क्या निहित होना चाहिए? वर्तमान समय में बन रही सर्वसम्मति के अनुसार स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से क्या निहित होना चाहिए? तो प्रश्न नंबर 258 दिया है, स्वतंत्र ऑप्शन कथन 1 दिया है, कतिपय भौतिक एवं विधिक अवरोधों का अभाव होना चाहिए, तो ये भी सही होगा। कतिपय सिविल एवं राजनीतिक स्वतंत्रताओं की विद्यमानता होनी चाहिए, तो ये भी सही हो जाएगा। आय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के सामाजिक प्रावधान होने चाहिए, तो ये भी हो जाएगा। सांस्कृतिक तदात्म्यता का संरक्षण होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए। तो इसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 और 4।
वर्तमान वर्तमान समय में बन रही सर्वसम्मति के अनुसार स्वतंत्रता में भौतिक एवं विधिक अवरोधों का अभाव, सिविल एवं राजनीतिक स्वतंत्रताओं की विद्यमानता, आय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के सामाजिक प्रावधान, सांस्कृतिक तदात्म्यता का संरक्षण आदि निहित होना चाहिए। वरंश के अनुसार सभी शासन शिक्षा के माध्यम से होते हैं, किंतु अच्छी शिक्षा स्वशासन है, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। ब्राउन्स के अनुसार प्रजातंत्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षाणालय और प्रजातंत्र की सबसे बड़ी गारंटी स्थानीय स्वशासन का चलन है। फैजेट के अनुसार लोकतंत्र जैविक विकास के नियमों के प्रतिकूल है, क्योंकि जैविक विकास के नियम के अनुसार सबसे प्रबुद्ध व्यक्तियों का ही शासन होना चाहिए। प्रश्न नंबर 259 दिया है, निम्नलिखित में कौन सा सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है। टी.एच. ग्रीन ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। जॉन लॉक ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक नहीं है। हेराल्ड लास्की ये भी नहीं है। ये हैं हेराल्ड लॉक, ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। बाकी जेरमी बेंथम ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक नहीं है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, बी और डी। सकारात्मक स्वतंत्रता वह है जिसमें मनुष्य दूसरों को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना अपनी उन्नति करने में समर्थ होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की दशा में मनुष्य को स्वेच्छा अनुसार कार्य करने का अवसर मिलता है, बशर्ते कि उसका कार्य दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न डालता हो या दूसरों को कोई नुकसान न पहुंचाता हो। सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक हैं प्लेटो, रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, मार्क्स, बोशांके, लास्की। प्रश्न नंबर 260 दिया है, हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो प्रश्न नंबर 260 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हेराल्ड जोसेफ लास्की। अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी अनुकूल परिस्थितियां और अवसर हैं जिनसे उसे आत्म विकास में सहायता मिलती है। लास्की के अनुसार किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिनकी वह रक्षा करता है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है।
प्रश्न नंबर 261 दिया है, किसने कहा स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है? तो प्रश्न नंबर 261 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सीले ने। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है या विरोधी है, कथन सीले का है। स्वतंत्रता कानून के अतिरिक्त अन्य नियंत्रणों का अभाव है। लाश की स्वतंत्रता उन सामाजिक दशाओं के ऊपर नियंत्रण का अभाव है जो आधुनिक सभ्यता में व्यक्ति के सुख के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। हाब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों के अभाव से है। प्रश्न नंबर 262 दिया है, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने कहा था कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने कहा था कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? तो प्रश्न नंबर 262 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। अरस्तु ने दो प्रकार की समानता का उल्लेख किया है। नंबर एक, अनुपातिक समानता और नंबर दो, निरपेक्ष समानता। अरस्तु ने दास प्रथा को प्राकृतिक माना है। अरस्तु महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों व दासों को नागरिक नहीं मानते हैं। प्रमुख रचनाएं, अरस्तु की प्रमुख रचनाएं हैं पॉलिटिक्स, पोइटिक्स, द कैटागरीज, टॉपिक्स ऑन द साउल एंड ऑन मेमोरी एंड रिकोलेक्शन। रिकोलेक्शन। प्रश्न नंबर 263 दिया है, किसने कहा आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है? तो प्रश्न नंबर 263 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जी डी एच कोल ने। जी डी एच कोल के अनुसार आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक समानता एक मिथक है। लास्की के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती है जब तक उसे आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त न हो। प्रश्न नंबर 264 दिया है, निम्न विचारकों में से किसने स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक माना था? तो प्रश्न नंबर 264 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मैकाइवर ने। मैकाइवर, लास्की, ग्रीन आदि स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। इसके विपरीत लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, बेंथम, जे एस मिल, आयरजिया वर्लिन, फ्रीडमैन, स्पेंसर आदि स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। प्रश्न नंबर 265 दिया है, किसने कहा समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई? तो प्रश्न नंबर 265 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एक्टन ने। समानता के संदर्भ में लॉर्ड एक्टन का कथन है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई। लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, फ्रीडमैन, मिचेल्स और पैरेटो स्वतंत्रता व समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं।
लास्की के शब्दों में स्वतंत्रता समानता के बिना एक सीमित गुंबद व सुराग के समान होगी और समानता स्वतंत्रता के बिना अर्थहीन होगी। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 266। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, एक मत किसका था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एक्टन का। डी टाकविले और लॉर्ड एक्टन जैसे राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों का विचार है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। लॉर्ड एक्टन के अनुसार समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता समानता के बिना एक सीमित गुंबद या सुराग के समान होगी और समानता स्वतंत्रता के बिना अर्थहीन होगी। प्रश्न नंबर 267 दिया है, निम्न में कौन एक मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? तो प्रश्न नंबर 267 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ए आर एच टॉनी। ए आर एच टॉनी ने स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का पूरक माना है। आर एच टोनी के शब्दों में समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी न होकर इसके लिए आवश्यक है। इसके विपरीत डी टाकविले एवं लॉर्ड एक्टन जैसे विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता एवं समानता परस्पर विरोधी है। प्रश्न नंबर 268 दिया है, किसने कहा था ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी जाए? तो प्रश्न नंबर 268 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जेफरसन। ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी जाए, ये कथन जेफरसन का है। प्रश्न नंबर 269 दिया है, ने किस घोषणा पत्र ने घोषित किया था कि सभी व्यक्ति समान रूप से निर्मित हैं? तो प्रश्न नंबर 269 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। वर्ष 1776 के अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में घोषित किया गया कि सभी व्यक्ति समान रूप से निर्मित हैं। यह घोषणा पत्र थॉमस जेफरसन द्वारा लिखा गया था। प्रश्न नंबर 270 दिया है, रॉल्स के सिद्धांत में न्याय सिद्धांत की स्थापना उन लोगों द्वारा की जाती है जो निम्न में से किस से प्रभावित हैं? तो प्रश्न नंबर 270 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञानता का आवरण।
रॉल्स के अनुसार न्याय सिद्धांत की स्थापना लोगों द्वारा सामाजिक समझौतों व अज्ञानता के आवरण के पीछे के लोगों द्वारा की जाती है। रॉल्स ने अपनी न्याय सिद्धांत अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में दिया है, जो कांट के आदर्शवादी सिद्धांतों से प्रभावित है। रॉल्स द्वारा रचित पुस्तक जस्टिस एज फेयरनेस ए रिस्टेटमेंट 2001 में न्याय को फेयरनेस कहा है, जो विभेदों के नियम पर आधारित है। अज्ञानता के आवरण का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को समाज में अपनी स्थिति का ज्ञान न हो, यहाँ तक कि उसे व्यक्ति का भी ज्ञान न हो। प्रश्न नंबर 271 दिया है, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 लिखी? तो प्रश्न नंबर 271 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस जेफरसन ने। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा एवं राजनीतिक दस्तावेज हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा एक राजनीतिक दस्तावेज है जिसके आधार पर इंग्लैंड के 13 उत्तर अमेरिकी उपनिवेशों ने 4 जुलाई 1976 ईस्वी को स्वयं को इंग्लैंड से स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वतंत्रता की घोषणा तैयार करने के लिए 11 जून को एक समिति बनाई गई, जिसने यह कार्य थॉमस जेफरसन को सौंपा। जेफरसन द्वारा तैयार किए गए घोषणा पत्र में एडम्स और फ्रैंकलिन ने कुछ संशोधन कर उसे 28 जून को कांग्रेस के समक्ष रखा, जो 2 जुलाई को बिना किसी विरोध के पास हो गया। प्रश्न नंबर 272 दिया है, निम्नलिखित में कौन अधिकारी के निर्देशात्मक सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो प्रश्न नंबर 272 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यह राज्य को एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में मानता है। निर्देशात्मक सिद्धांत राज्य को सकारात्मक अच्छाई के रूप में देखता है। यह सिद्धांत राज्य को परंपरागत एवं इतिहास की उपज मानता है तथा राज्य से हमेशा जन कल्याण की अपेक्षा करता है। प्रश्न नंबर 273 दिया है, नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आइजिया बर्लिन निम्नलिखित में कौन सा तर्क देते हैं? तो प्रश्न नंबर 273 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बर्लिन ने तर्क दिया कि स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो अपनी शक्ति और बुद्धि से जो करने में सक्षम हो, उसे वही करने में कोई बाधा नहीं है जिसे करने की उसकी इच्छा है। बर्लिन अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 में स्वतंत्रता की धारणा पर चर्चा करते हैं। इसका उन्होंने 1969 में संशोधन करके 4 एसे ऑन लिबर्टी के नाम से प्रकाशन किया। बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता दमन का अभाव है,
बर्लिन ने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 के माध्यम से नकारात्मक स्वतंत्रता को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। प्रश्न नंबर 274 दिया है, सकारात्मक समानता को निम्नलिखित में से किसके रूप में समझा जा सकता है? तो प्रश्न नंबर 274 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अवसर की उपलब्धता। समानता एक जैसी राजनीतिक अवधारणा है जो प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्व प्रदान करती है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म, लिंग, प्रजाति तथा राष्ट्रीयता का हो। यह मानव जाति की मानवता में विश्वास प्रकट करती है। समानता दो प्रकार की होती है, सकारात्मक समानता और नकारात्मक समानता। सकारात्मक समानता का आशय ऐसी समानता से है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक असमानता को स्वीकार करते हुए मानव निर्मित असमानता, सामाजिक व्यवस्था द्वारा निर्मित असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाता है ताकि समाज में कोई विशेष अधिकार संपन्न वर्ग ना हो और प्रत्येक व्यक्ति को विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो सकें। प्रश्न नंबर 275 दिया है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता का वर्णन इस प्रकार किया कि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा मेरी स्वतंत्रता उतनी ही विस्तृत होगी। तो प्रश्न नंबर 275 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यशायाह बर्लिन ने। आइजिया बर्लिन 1919 से 1997 एक ब्रिटिश दार्शनिक थे जिन्होंने अपनी रचना टू कॉन्सेप्ट ऑन लिबर्टी 1958 के अंतर्गत स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रमुखता प्रदान किया है। इनका मानना है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना ही राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना नहीं। बर्लिन का मानना है कि व्यक्ति को अपने विवेक समझ के अनुसार कार्यों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, चाहे वह हस्तक्षेप राज्य द्वारा हो चाहे व्यक्ति द्वारा। इस प्रकार निर्बाध रूप से कार्य चयन की जितनी अधिक स्वतंत्रता होगी व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही व्यापक होगी। प्रश्न नंबर 276 दिया है, हेरोल्ड लास्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसका अर्थ राजनीतिक समानता है? तो प्रश्न नंबर 276 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक समानता का अर्थ उस अधिकार से है जो उस शक्ति का प्रयोग करता है वह लोकतांत्रिक शासन के नियमों के अधीन होना चाहिए। हेराल्ड लास्की 1893 से 1950 20वीं शताब्दी का एक प्रमुख राजनीतिक चिंतक है। लास्की समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक मानने वाला
विचारक है। इसका मानना है कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें जन्म और संपत्ति के आधार पर किसी भी विशेष अधिकार का स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक समाज में इन पर आधारित विशेष अधिकार को किसी भी आधार पर जायज नहीं ठहराया जा सकता है। लास्की के राजनीतिक समानता संबंधी अवधारणा का मूल मूल है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें सभी को अवसर की समानता उपलब्ध हो ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा और क्षमता का विकास कर सकें, तभी समानता सच्चे अर्थों में चरितार्थ होगी। प्रश्न नंबर 277 दिया है। निम्नलिखित में कौन से कथन सकारात्मक स्वतंत्रता के अधिवक्ताओं के तर्क हैं? कथन एक दिया है, व्यक्ति सभी गतिविधियों का केंद्र बिंदु है, तो कथन एक हमारा सही हो जाएगा। कथन दो दिया है, व्यक्ति को जो उसके हितों में है का पूर्ण आभास होने के नाते सभी अधिकारों और स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। उसकी स्वायत्तता से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। उसके अधिकारों और स्वतंत्रता अक्षम्य है, तो कथन दो भी हमारा सही हो जाएगा। राज्य एक व्यक्ति के लिए कुछ प्राप्त करने का माध्यम है। इसकी शक्तियां इसके कार्यों के अनुपात में हैं, तो कथन तीन भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एक, दो और तीन। सकारात्मक स्वतंत्रता का आशय स्वतंत्रता के उस रूप से है जिसके अंतर्गत सामाजिक हित में राज्य के आवश्यक हस्तक्षेप को स्वीकार किया जाता है ताकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का समुचित रूप में इस्तेमाल कर सके ताकि उसका बहुफलकीय विकास संभव हो सके। क्योंकि यदि किसी समाज राज्य में व्यक्तियों को सभी अधिकार प्रदान कर दिए जाएं और उन अधिकारों के इस्तेमाल करने की आजादी ना हो तो ऐसी दशा में सारे प्रदत्त अधिकार शून्य साबित होंगे और व्यक्ति अपने विकास हेतु आवश्यक गतिविधियों को संचालित नहीं कर पाएगा। इसलिए सकारात्मक स्वतंत्रता को ही स्वतंत्रता का व्यवहारिक रूप माना जाता है, ना कि नकारात्मक स्वतंत्रता को। नोट, सकारात्मक स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख प्रवक्ता लास्की को माना जाता है। नकारात्मक स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख प्रवक्ता जे.एस. मिल को माना जाता है। प्रश्न नंबर 278 दिया है, समानता को वर्गों के उन्मूलन और सभी के लिए समान सामाजिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। समानता की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसमें परिभाषित की गई? तो प्रश्न नंबर 278 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन ने।
मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन के अंतर्गत समस्त सामाजिक बुराई का मूल पूंजी को माना है। पूंजी के कारण ही समाज वर्गों में विभक्त हो जाता है। पूंजीवादी वर्ग बर्जुआ वर्ग साधन संपन्न होता है और श्रमिक वर्ग सर्वहारा वर्ग साधनहीन होता है। अतः पूंजीपति वर्ग का व्यवस्था पर नियंत्रण रहता है। सर्वहारा वर्ग इस व्यवस्था में बर्जुआ वर्ग की शर्तों पर जीवन जीने के लिए अभिशप्त होता है। ऐसी व्यवस्था में सारे अधिकार बर्जुआ वर्ग के होते हैं। सर्वहारा वर्ग का अपना कोई अधिकार नहीं होता है। वर्ग आधारित समाज में समानता की बात करना अपने आप में बेईमानी होगी। इसलिए मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन में समानता को वर्गों के उन्मूलन तथा सभी के लिए समान सामाजिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। सॉरी। प्रश्न नंबर 279 दिया है, निम्नलिखित में कौन सा सकारात्मक स्वतंत्रता के अधिवक्ताओं के तर्क है? कथन ए दिया, वे जितना संभव हो सके स्वनिर्धारित कार्य के क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं। तो कथन एक हमारा सही हो जाएगा। उनका तर्क है कि हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए होशपूर्वक और तर्कसंगत रूप से चुनना चाहिए। तो ये भी सकारात्मक स्वतंत्रता के हिसाब से कथन दो भी सही है। सकारात्मक स्वतंत्रता को व्यापक बनाने की एक अवधारणा सामूहिक निर्णय लेने के लोकतांत्रिक तंत्र के माध्यम से है। तो कथन तीन भी सही हो जाएगा सकारात्मक स्वतंत्रता के हिसाब से। तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। सकारात्मक स्वतंत्रता का आशय स्वतंत्रता की एक ऐसी अवधारणा से होता है जिसके अंतर्गत राज्य के आवश्यक हस्तक्षेप को ही स्वीकार किया जाता है। अर्थात राज्य तभी हस्तक्षेप करेगा जब सामाजिक हित में ऐसा करना जरूरी होगा। स्वतंत्रता की यह अवधारणा व्यक्ति के आत्मानुशासन पर जोर देता है, अर्थात स्वनिर्धारित कार्य क्षेत्र का समर्थन करता है। क्योंकि जब व्यक्ति उचित कार्य करेगा तो उस दिशा में वह अधिकांश स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेगा। क्योंकि यह स्वतंत्रता का वास्तविक तथा व्यवहार रूप है। इसके माध्यम से व्यक्ति आत्मानुशासित होगा और समाज बहुफलकीय विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। तभी समाज में वास्तविक रूप से लोकतंत्र आएगा। प्रश्न नंबर 280 दिया है, सामाजिक परिवर्तनीयता को सुगम बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को समान आधार पर खुलापन किस प्रकार की समानता का उदाहरण है? तो प्रश्न नंबर 280 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का आशय समाज की उस अवस्था से है जिसके अंतर्गत समाज में कोई विशेष अधिकार संपन्न वर्ग ना हो। समाज का प्रत्येक व्यक्ति गरिमापूर्ण सम्मानपूर्ण जीवन जी
सके तथा सामाजिक निर्णयों में उसकी सहभागिता हो ताकि वह अपने को समाज का अभिन्न अंग मान सके। प्रश्न नंबर 281 दिया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया है, अधिकार वास्तव में दावे हैं लेकिन प्रत्येक दावा अधिकार नहीं है, तो अभिकथन ए हमारा सही है। कारण आर दिया है, एक दावा अधिकार नहीं है यदि उसे मान्यता नहीं दी गई, अगर इसे लागू नहीं किया जाता तो यह भी अधिकार नहीं है। तो कारण आर भी सही है और अभिकथन की व्याख्या कर रहा है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अधिकार मांग दावा है जो समाज से की जाती है। समाज जिस मांग को स्वीकार कर लेता है, राज्य उसे संरक्षण प्रदान करता है। समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा संरक्षित मांग को ही अधिकार माना जाता है। अर्थात प्रत्येक अधिकार एक मांग होती है किंतु प्रत्येक मांग अधिकार नहीं होती। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 282 दिया है, निम्नांकित विचारकों में से कौन स्वतंत्रता और गैर हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित करते हुए सार्वजनिक नीति का उद्देश्य खुशी से अधिक लोगों की चिंताजनक पीड़ा को कम करना मानता है। तो प्रश्न नंबर 282 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल पापर। कार्ल पापर 20वीं सदी के एक प्रमुख दार्शनिक थे। उनका पहला प्रमुख काम लॉजिक डेर फोर्शुंग द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी 1934 भौतिक विज्ञान की एक पद्धति थी। उनका दूसरा प्रमुख कार्य दो खंडों में द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 एक लोकतांत्रिक घोषणा पत्र था। पापर के स्वतंत्रता संबंधी विचार नकारात्मक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने स्वतंत्रता को गैर हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित किया तथा पापर का मानना था कि सार्वजनिक या लोक नीति का उद्देश्य खुशी से अधिक लोगों की चिंताजनक पीड़ा को कम करना होना चाहिए। प्रश्न नंबर 283 दिया है, निम्नलिखित में कौन न्याय के सामाजिक सिद्धांत के प्रस्तावक हैं। तो प्रश्न नंबर 283 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने अपनी न्याय सिद्धांत
का विकास करने के लिए संविदा सिद्धांत का सहारा लिया। राल्स के वितरणात्मक न्याय का संबंध प्रक्रियात्मक न्याय से है। वह अपने सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत कहता है। राल्स ने प्रक्रियात्मक तथा विवरणात्मक न्याय के द्वारा सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया है। राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत का वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में किया है। प्रश्न नंबर 244 दिया है जस्टिस शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? तो प्रश्न नंबर 284 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए गुनगिटे और जस्से। जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के गुनगेरे और जस शब्द से लिया गया है, जिसका आशय होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्तियों का प्रभावी विकास हो सके। न्याय एक ऐसा सामाजिक आदर्श है जिसके अंतर्गत इस बात की कोशिश की जाती है कि एक संगठित समाज में सभी व्यक्तियों के अधिकार में सामंजस्य बना रहे और व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास में अंतर्विरोध पैदा ना हो। नोट प्लेटो प्रथम राजनीतिक विचारक हैं जिसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में न्याय को परिभाषित किया। राल्स ने न्याय को उत्तम समाज का प्रथम एवं अनिवार्य सद्गुण माना है। प्रश्न नंबर 285 दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही और नीचे दिए गए सही कथनों का चयन कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। लॉर्ड एक्टन और एलेक्सिस डी टॉकविले ने जोर देकर कहा कि समानता और स्वतंत्रता विरोधी हैं, तो कथन ए हमारा सही हो जाएगा। कानून के शासन का मतलब है कि कानून संप्रभु है और कोई भी व्यक्ति चाहे वह जितनी भी महान हो ऐसा सोचता हो स्वयं को कानून से ऊपर घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि यह मनमानी शासन के समान होगा। तो कथन बी भी हमारा सही हो जाएगा। कथन सी दिया है मार्क्सवादी परंपरा में यह दावा किया जाता है कि सभी मनुष्यों को अभ्यास द्वारा परिभाषित किया जाता है, अर्थात मनुष्य जानकर जागरूक और व्यवहारिक एजेंट है। तो कथन सी भी सही हो जाएगा। सकारात्मक समानता विशेष अधिकार की संपत्ति से जुड़ी हुई है, जबकि नकारात्मक समानता का अर्थ अवसर की उपलब्धता है। तो कथन डी हमारा गलत हो जाएगा और हमसे पूछा गया है सही कथनों का चयन करना, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ए, बी और सी कथन हमारे सही हो जाएंगे। नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षपाती व्यक्ति स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। कानून के शासन में व्यक्तिगत वर्चस्व को समाप्त कर दिया जाता है। मार्क्सवादी प्रकृति पर सभी व्यक्तियों का समान अधिकार मानते हैं और समानता का समर्थन करते हैं। प्रश्न नंबर 286 दिया है मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप एवं ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स 1995 पुस्तक किसने लिखी?
तो प्रश्न नंबर 286 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल किमलिका ने। मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स 1995 नामक पुस्तक प्रसिद्ध कनाडाई राजनीतिक दार्शनिक बिल किमकिल ने लिखा है। किमलिका बहुसंस्कृतवादी विचारक हैं। इस पुस्तक में उन्होंने जातीय एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों का समर्थन किया है। प्रश्न नंबर 287 दिया है, जस्टिस शब्द जस से निकला है, जस का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है? तो प्रश्न नंबर 287 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैटिन। न्याय अथवा जस्टिस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जस्टिसिया से हुई है। न्याय का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। न्याय से तात्पर्य उस सामाजिक आदर्श से है जिसके द्वारा मनुष्य के पारस्परिक संबंधों की उचित व्यवस्था इस उद्देश्य से की जाती है कि संगठित समाज की इकाइयों के रूप में व्यक्ति के अधिकारों में सामंजस्य बना रहे। प्रश्न नंबर 288 दिया है, न्याय का अर्थ है कि प्रश्न नंबर 288 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। न्याय से तात्पर्य उस सामाजिक आदर्श से है जिसके द्वारा मनुष्य के पारस्परिक संबंधों की उचित व्यवस्था इस उद्देश्य से की जाती है कि संगठित समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति के अधिकारों में सामंजस्य बना रहे। प्रश्न नंबर 289 दिया है, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है, तो इसका सही जवाब बनेगा 289 का ऑप्शन नंबर डी, साफ सभी प्रकार के भेदभाव जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। सामाजिक न्याय से तात्पर्य सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त हों। अर्थात सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में रहने वाले लोग से अधिक समान हों। सामाजिक न्याय की है मांग है कि धन व विशेष अधिकारों से उत्पन्न असमानता को दूर किया जा सके। प्रश्न नंबर 290 दिया है, निम्नलिखित में किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? तो ये थ्रेसी मेकर्स का कथन है। थ्रेसी मेकर्स के अनुसार मेरा दावा है कि शक्ति ही अधिकार का प्रमाण है, माइट इज राइट, और शक्तिशाली का हित ही न्याय है। सेफ लॉस के अनुसार न्याय सत्य बोलने और अपना ऋण चुकाने में निहित है। प्रश्न नंबर 291 दिया है, राल्स के अनुसार न्याय के लक्षण है। न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, सही है। प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता है, सही है। सामाजिक न्याय से सरोकर है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। जॉन राल्स ने न्याय को शुद्ध प्रक्रियात्मक कहा। राल्स के अनुसार उत्तम समाज में जिन सद्गुणों की अपेक्षा होती है उनमें न्याय का स्थान सर्वप्रथम है।
न्याय उत्तम समाज की अनिवार्य अपेक्षा है। इसके अतिरिक्त प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन करते हुए भी राल्स की न्याय की धारणा व्यक्तिवादी के विपरीत सामाजिक न्याय से सरोकर रखती है। प्रश्न नंबर 292 दिया है, वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु के द्वारा। वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले अरस्तु ने किया। उसके अनुसार राज्य को चाहिए कि वह अपने नागरिकों में राजनीतिक पद, सम्मान तथा अन्य लाभ आदि का बंटवारा न्यायपूर्ण ढंग से हो, अर्थात योग्यता के आधार पर हो। प्रश्न नंबर 293 दिया है, राल्स की न्याय की अवधारणा है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उदारवादी। राल्स ने उदारवाद की परिधि में समानता तथा नैतिक आयाम जोड़कर न्याय की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की है, जिसे उदार समतावादी परिकल्पना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 294 दिया है, कथन ए, स्वतंत्रता और समानता दोनों लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं, तो सही हो जाएगा कथन ए हमारा। कारण आर दिया, दोनों का संबंध व्यक्तिगत के सर्वांगीण विकास से है, तो कारण आर भी सही है। उक्त दोनों वक्तव्यों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए निम्न कूटों से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए आर दोनों। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। व्यक्ति का बहुआयामी विकास स्वतंत्रता के आवरण में ही हो सकता है, और स्वतंत्रता का आवरण समानता के साथ मिला हो, तभी समाज का साथ ही साथ देश का चतुर्दिक विकास होगा, और यह दोनों स्थितियों में लोकतंत्र में सफलता पूर्वक ही हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में ही स्वतंत्रता और समानता का सम्मिलन होता है। प्रश्न नंबर 295 दिया है, प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लास्की। अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। इसके बिना ना तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और ना ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। वस्तुतः अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। लास्की के शब्दों में कहा जा सकता है, एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। प्रश्न नंबर 296 दिया है, यह किसका कथन है कि जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा, तो इसका सही जवाब बनेगा 296 का ऑप्शन नंबर डी, लेनिन का। लेनिन ने कहा, संक्रमण काल में राज्य बना रहेगा, परंतु वास्तव में जब सर्वहारा के अधिनायकवाद को एक प्रकार का राज्य होने की मान्यता मिल जाएगी,
तब स्वतंत्रता नहीं होगी। यदि स्वतंत्रता का अस्तित्व होगा तब कोई राज्य नहीं होगा। प्रश्न नंबर 297 दिया है, राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। तो इसका सही जवाब बनेगा टी एच ग्रीन, ऑप्शन नंबर डी। टी एच ग्रीन ने कहा था कि राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। अर्थात ग्रीन ने राज्य की भूमिका को नकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसका तात्पर्य है कि बाधाओं को बाधित करना अशिक्षा, नशाखोरी और असुरक्षा से लोगों को मुक्त कर राज्य उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। प्रश्न नंबर 298 दिया है, एक किसने कहा कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, वुड्रो विल्सन ने। वुड्रो विल्सन के अनुसार राज्य किसी निश्चित प्रदेश में कानून के लिए संगठित लोग हैं। ब्लंटसली के अनुसार राज्य किसी निश्चित प्रदेश के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग हैं। अरस्तू के अनुसार राज्य एक संपूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन का ध्येय सिद्ध करने के लिए परिवारों तथा गांवों का समूह है। प्रश्न नंबर 299 दिया है, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन का। प्रमुख आदर्शवादी विचारक टी एच ग्रीन का मानना है कि राज्य का प्रमुख व्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। प्रश्न नंबर 300 दिया है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, उपर्युक्त कथन किसका है? तो प्रश्न नंबर 300 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हीगल का। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, यह कथन हीगल का है। ध्यातव्य है कि हीगल प्रमुख आदर्शवादी विचारकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिसने राज्य को आत्मा का बृहद स्वरूप माना है। हीगल ने मार्क्स के विपरीत चेतना को सृष्टि के विकास का सार तत्व माना है। प्रश्न नंबर 301 दिया है, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तू का। अरस्तू राज्य को समुदायों का समुदाय मानता है। अरस्तू ने राज्य को एक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संस्था माना है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु मार्ग प्रशस्त करता है। अरस्तू के अनुसार राज्य परिवार एवं ग्रामों का एक ऐसा समूह है जो व्यक्ति के सद्जीवन की प्राप्ति के लिए बना हुआ है। प्रश्न नंबर 302 दिया है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन। यांत्रिक अवधारणा के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा अपने हित के लिए किया गया है। इस अवधारणा के समर्थक हॉब्स, लॉक, बेंथम, ग्रीन आदि विचारक हैं, जबकि टी एच ग्रीन एक आदर्शवादी
विचारक हैं और उसने राज्य की आंतरिक अवधारणा का समर्थक नहीं किया है समर्थन नहीं किया है। साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिले एक नई क्लास के साथ। साथियों अगर आपको ये क्लास 1% भी पसंद आई है, आपके लिए अगर हितकारी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।